मानव कार्यकी में टॉपिक लेंगे वो हमारा सेकंड टॉपिक होगा। सेकंड टॉपिक मानव श्वसन तंत्र। इससे पहले हम मानव पाचन तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे लास्ट उन पर जो है 5 वीडियो बने हुए हैं, आप जा करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो आज जो हमारा मानव श्वसन तंत्र है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है जीव रासायनिक क्रिया है मानव के अंदर होने वाली, और यह है आपके बोर्ड क्लास में 10th और 12th दोनों में इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के अंदर 10th क्लास में ये जो है सन 2018 और 2020 जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके अंदर इसकी जो है परिभाषा और इसके भागों के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और 12th के अंदर इसी साल 2020 का जो पेपर हुआ है बायोलॉजी का, उसमें इसकी क्रियाविधि के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तंत्र है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। मानव श्वसन तंत्र, ठीक है। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि श्वसन क्रिया क्या होती है, मानव श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है और इसकी क्रियाविधि क्या है। क्लियर स्टूडेंट? इसके अंदर कौन कौन से इस तंत्र के अंदर सम्मिलित अंग हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि हम सभी सजीव हैं, जीव हैं, ठीक है। तो उन सभी सजीवों के अंदर जीव रासायनिक क्रियाविधि होती है, जीव रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। इन जीव रासायनिक क्रिया को हम क्या कहते हैं? उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? उपापचय क्रिया के दौरान क्या होता है? या तो किसी का क्या होता है? संश्लेषण होता है, या किसी का क्या होता है? विघटन होता है, अपघटन होता है। संश्लेषण को निर्माण कह सकते हैं, ठीक है। तो उपापचय क्रिया करने के लिए किसी भी शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि कोई भी अगर इंजन काम करेगा तो उसके लिए हमें ईंधन देना पड़ेगा, फ्यूल देना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर, सजीवों के अंदर जीव रासायनिक क्रिया जिसे उपापचय क्रिया कहते हैं, इस दौरान क्या होता है? या तो संश्लेषण होता है या विघटन होता है। क्लियर है? तो इसे हम सम्मिलित रूप से उपापचय क्रिया कहते हैं। तो जीव रासायनिक क्रिया या उपापचय क्रिया, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा में कहां से मिलेगी? यह हमें मिलेगी भोजन से। जो हमने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो है हमें ग्रहण करने होते हैं। तो भोजन को हमने क्या किया? पाचन किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। जब हमने इसका पाचन किया तो इससे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर बदल गया, प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल के अंदर बदल गई, और जो वसा है वह वसीय अम्ल के अंदर बदल गया। ये सरल रूप के अंदर टूट गया। तो हमने पाचन को क्या कहा था? ये भी एक प्रकार की क्या है? अपचय क्रिया है। ये देखो, अपचय क्रिया, उपचय क्रिया मिलकर के बनता है उपापचय क्रिया, ठीक है। तो पाचन भी एक अपचय क्रिया है। इस दौरान अब ये जो इस सरल रूप बना है ये कहां गया था? रुधिर के अंदर गया था, रक्त में, ठीक है। रक्त परिवहन के दौरान ये सारा का सारा जो है सरल रूप है ये कहां चला जाता है? कोशिका के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब कोशिका के अंदर जब ये चला गया तो यह संचित हो जाएगा, किस रूप में? ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो इससे हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है। तो यहां तक हमने पढ़ा था भाई स्वांगीकरण हो जाता है पचित भोजन का, क्लियर है। लेकिन आपको पता है कि रुधिर में ऑक्सीजन कैसे आती है? श्वसन क्रिया के दौरान आपको नॉर्मली तो ये पता है कि सांस का लेना और सांस छोड़ना श्वसन कहलाता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो आप पहले नॉर्मल तौर पे ये समझो कि ऑक्सीजन जाती है रुधिर के अंदर विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। तो लाल जो वर्णक होता है आरबीसी कोशिका पर उपस्थित हीमोग्लोबिन, वह जो है ऑक्सीजन को ले जाती है और प्रत्येक कोशिका के अंदर जो है ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। तो क्या होगा? मोस्टली रूप से जो हम भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा लेते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है वह
ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस एटीपी ऊर्जा, 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त करता है। तो ये जो है हमारी कोशिका के अंदर संचित होती है। क्लियर है स्टूडेंट? और यही ऊर्जा हमारी जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं जो रासायनिक क्रिया करने के लिए काम में लेती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति से ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। क्योंकि आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है तो ऑक्सीजन का जोड़ना वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑक्सीजन हमने लिया, जैसे कि सांस लेना, सांस छोड़ना श्वसन कहलाता है। वह ऑक्सीजन गई कहाँ? वह ऑक्सीजन जाती है रुधिर के माध्यम से प्रत्येक कोशिका उत्तक अंगों के अंदर, और प्रत्येक कोशिका के अंदर जो आपने पढ़ रखा है पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रिया संपादित होकर के एटीपी ऊर्जा बनती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जल का उत्पादन हुआ और एटीपी ऊर्जा बनी। यही ऊर्जा तो हमें चाहिए होती है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि इसमें ये उत्पाद बनते हैं। ये सह उत्पाद है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रुधिर के माध्यम से वातावरण के अंदर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से श्वसन के अंदर हम नॉर्मल रूप से क्या समझते हैं, ऑक्सीजन का ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करना, ये श्वसन कहलाता है। लेकिन वैज्ञानिक हम परिभाषा वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे दे रहे हैं, तो सजीवों के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है, एटीपी ऊर्जा बनती है। ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम श्वसन क्रिया कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर हम ये चीज देख रहे हैं कि हमने श्वसन की परिभाषा देखी। श्वसन क्रिया क्या है? सजीवों की वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। यही एटीपी ऊर्जा विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं कराने के लिए आवश्यक होती है। तो सजीव कई प्रकार के होते हैं जिसके अंदर हमने देखा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो इस प्रकार का जो श्वसन होता है यह वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन। यानी कि श्वसन के दो प्रकार है। सेकंड अपना जो टॉपिक है वो प्रकार वायवीय, जिसे हम ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं, और अवायवीय जिसे हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो परिभाषा यह है। अगला टॉपिक है इसका प्रकार। ठीक है। तो वापस एक बार से देखिए, सजीवों के अंदर जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। प्रत्येक जैव रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, या तो सजीव के अंदर संश्लेषण होता है या विघटन होता है इस क्रिया के दौरान। ठीक है। और प्रत्येक जैव रासायनिक क्रिया को कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमारे पास कहां से आती है? भोजन से आती है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जब हम ग्रहण करते हैं तो उनका पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, प्रोटीन एमिनो में टूटता है, वसा फैटी एसिड में टूटती है। तो हमने पढ़ रखा है कि पाचन तंत्र जो है एक प्रकार की अपचय क्रिया है। ठीक है। ये सारे के सारे जो सरल रूप हैं ये रुधिर के अंदर चले जाते हैं। रुधिर के अंदर जो है ऑक्सीजन भी आ रही है, हीमोग्लोबिन उसको लेके आता है। ठीक है। जो आरबीसी कोशिका पर उपस्थित वर्णक होता है, और रुधिर
के परिवहन से ऑक्सीजन प्रत्येक सेल में पहुंचती है। प्रत्येक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। और जो ग्लूकोज एमिनो अम्ल वसा में पहुंचा है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर टूटता है और एटीपी ऊर्जा बनती है। तो इस प्रकार से श्वसन की ये परिभाषा है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति से, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर श्वसन को दो भागों में बांटा गया है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं कि सजीवों में ऑक्सीजन की उपस्थिति से अगर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होता है एटीपी ऊर्जा बनती है। भाई ये तो चीज हो रही है, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, अपचय अभिक्रिया है। तो श्वसन भी एक अपचय क्रिया है, पाचन की तरह ये भी एक अपचय क्रिया है, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति से अगर ये क्रिया होती है तो उसे हम वायवीय श्वसन या ऑक्सीजन श्वसन कहते हैं। उच्च श्रेणी के जितने भी पादप जीव है, सजीव है, मनुष्य सभी उच्च श्रेणी के जीवों के अंदर, निम्न श्रेणी के भी हैं, उन सभी के अंदर जो है श्वसन क्रिया होती है, प्रोटोजोआ से लेकर के कोर्डेटा तक। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के आधार पर जो है एटीपी ऊर्जा बनती है, लेकिन वो कम मात्रा के अंदर किलो कैलोरी ऊर्जा बनेगी। इसके अंदर केवल 2 एटीपी अणु बनेंगे, 2 एटीपी का लाभ होता है। यहां पर मैंने आपको बताया था 38 एटीपी का लाभ होता है ऑक्सीश्वसन के दौरान, लेकिन इस श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी, एटीपी ऊर्जा केवल 2 एटीपी बनेंगे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ठीक है। तो ये क्रिया किसमें होती है? ये क्रिया होती है आपके जीवाणुओं के अंदर, ठीक है। ये क्रिया होती है हमारी मांसपेशियों में, इस दौरान हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीश्वसन के अंदर, वायवीय श्वसन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जल और एटीपी बनता है, और इसमें क्या बनेगा, अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है। तो हमारे सजीवों की मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं बैक्टीरिया, उनके अंदर अल्कोहल का निर्माण होता है और बहुत कम एटीपी बनती है, वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 2 टॉपिक क्लियर होते हैं, श्वसन क्रिया की परिभाषा और श्वसन क्रिया के प्रकार, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल के अंदर हमारे जो मानव श्वसन तंत्र कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने ये जो अपनी प्रक्रिया देखी स्टार्टिंग के अंदर, इसको भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं, यानी श्वसन के और भी दूसरा प्रकार है। फर्स्ट प्रकार ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर था, सेकंड जो प्रकार है वह है बाह्य और आंतरिक। अब इस प्रकार को हम कैसे समझे, तो हमने जो ये अभी एक रफली आरेख बनाया था, इसमें हम देख सकते हैं, मैंने आपको शुरुआत के अंदर क्या बताया था कि सामान्य परिभाषा क्या है, सांस लेना व छोड़ना, वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना, केवल यही क्रिया क्या कहलाती है, सांस लेना या सांस छोड़ना। इसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं, ठीक है। इसे हम संवातन भी कहते हैं, सांस लेने को संवातन भी कहते हैं। अब आंतरिक के अंदर क्या होगा, आंतरिक के अंदर ये क्रिया होगी, ठीक है, ये सारी क्रिया, ये बाह्य श्वसन और ये आंतरिक श्वसन। तो जब आंतरिक श्वसन की बात है तो आप क्या कहोगे, कि रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका के अंदर पहुंचती है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो पावर हाउस सेल कहलाता है, ठीक है। और कोशिका के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जल और एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड वापस रुधिर के माध्यम से फेफड़ों को दे दी जाती है और वातावरण के अंदर छोड़ दी जाती है, तो एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, एटीपी का उत्पादन कोशिका के अंदर, तो ये कहलाएगा आंतरिक श्वसन के अंदर। तो यहाँ पर हमने सेकंड प्रकार देखा, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन क्या होता है, वो हम इस आधार पर देख सकते हैं, ठीक है। अपना अगला टॉपिक है कि प्रमुख श्वसन अंग, ठीक है। मानव श्वसन पढ़ रहे हैं अपन,
तो मानव में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़े। ठीक है, इसके लिए हमें मानव श्वसन तंत्र के चित्र को समझना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मानव श्वसन तंत्र का चित्र। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार का हमारे मानव श्वसन तंत्र होता है। ठीक है, अभी इसको नामांकित करेंगे और पूरा चित्र को भी बनाएंगे, समझेंगे अपन वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। मानव श्वसन तंत्र के भाग 3 भागों में श्वसन तंत्र को बांटा गया है। ठीक है, तो नंबर 1 ऊपरी श्वसन तंत्र, नंबर 2 है निचला श्वसन तंत्र और तीसरा है श्वसन मांसपेशियां। श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग आएंगे, तो क्रमबद्ध हम इन अंगों को एक बार देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं नासा छिद्र, इसे हम कहते हैं नासा मार्ग। नासा मार्ग जो खुलता है ये आगे नासा ग्रसनी, ये मुख ग्रसनी, इसके नीचे ये अधोग्रसनी। अधोग्रसनी के बाद में मैंने आपको बताया था इसमें 2 छिद्र होते हैं, इसको हम ग्लोटिस कहते हैं और पीछे गलट होता है, निगल द्वार होता है। ठीक है, तो ये ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर ये एपिग्लोटिस। ठीक है, और ये हमारा होता है स्वर यंत्र। ठीक है, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके आगे की तरफ हमारे यहाँ पर ये हड्डी होती है जिसको हम टेटवा कहते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणाकार जो है अस्थि का होता है, जो पुरुषों के अंदर ज़्यादा विकसित होता है जबकि महिलाओं के अंदर विकसित नहीं होता है। क्लियर है। इसके पीछे जो है थायराइड उपास्थि होती है, यानी 9 उपास्थियों का, इसमें 9 उपास्थियों का ये बना हुआ बॉक्स होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन जो वायु है हम जब ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो किस माध्यम से कैसे होकर के गुजरती है, तो यही क्रम है। तो इससे होकर के ऑक्सीजन नीचे आएगी, तो ये उपास्थियाँ जो है कंपन करती है, जिसके कारण हमारे ध्वनि, जो हमारी वॉइस है, आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे ये जो भाग जुड़ा हुआ होता है ये श्वास नली से जुड़ा हुआ होता है, ये श्वास नली है। ठीक है, श्वास नली फिर 2 भागों में बढ़ जाती है और प्रत्येक फेफड़े के अंदर जाती है। प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी फिर 2 भागों में बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं द्वितीयक श्वसनी। फिर ये 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, विभाजित हो जाती है, इसको हम कहते हैं तृतीयक श्वसनी। और ये जो श्वसनी है, तृतीयक श्वसनी, ये बहुत सारी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। श्वसनिकाएं, ये श्वसनिकाएं जो है ये आगे की तरफ जिससे जुड़ी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं कूपिका नलिका। ये कूपिका नलिका आगे जिससे जुड़ी हुई होती है, इसको हम कहते हैं एट्रियम। ठीक है, और ये एट्रियम जिससे जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं वायुकोश। और वायुकोश से जो जुड़ी हुई संरचना होती है उसको हम कहते हैं वायुकूपिका, वायुकूपिकाएं। ये एक वायुकोश से 2 से लेकर 10 वायुकूपिकाएं जो एलोविलाई है वो जुड़ी हुई होती है। तो ये सारी की सारी संरचना यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये फेफड़े के अंदर होती है, एक फेफड़े में ये संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है वक्ष गुहा के अंदर
2 फेफड़े पाए जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? दोनों फेफड़ों के नीचे आधार पर डायफ्राम होता है, ठीक है। और यहां पर ये जो संरचना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, यहां पर आपको इस फेफड़े को ढकी हुई प्लूरल झिल्लियां होती है, प्लूरल झिल्लियां। ये संख्या में 2 होती है और इनके बीच में एक गुहा होती है, प्लूरल गुहा, जिसके अंदर लसिका के समान एक तरल होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल तरल। इसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है, वायु अनुपस्थित होती है। दुर्घटना की वजह से जो है ये झिल्लियां फट जाती है और इसमें वायु आ जाने के कारण फेफड़े पिचक जाते हैं। क्लियर है? और हम बाहर की तरफ देखें तो ये पसलियां हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वक्ष गुहा को बनाने वाली पसलियां। 12 जोड़ी होती है और प्रत्येक 2 पसलियों के बीच में, ठीक है, प्रत्येक 2 पसलियों के बीच में इस प्रकार से 2 पेशियां होती है जिसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल पेशियां। ये 2 प्रकार की होती है, बाह्य और अंतः। ये जो 2 फेफड़े होते हैं ये हमारे वक्ष गुहा के अंदर होते हैं, ठीक है, जिसको ढकी हुई जो है प्लूरल झिल्लियां होती है। और इन दोनों फेफड़ों के बीच में यहां पर होता है हमारे हृदय, बाईं तरफ झुका हुआ। ये इस प्रकार से। तो स्टूडेंट हम इन भागों को अब देखते हैं कि ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन से भाग आएंगे, निचले श्वसन तंत्र के अंदर कौन से भाग हैं और श्वसन मांसपेशियां कौन सी है। ऊपरी श्वसन तंत्र जो है वो हमारे स्वर यंत्र तक है, ठीक है, स्वर यंत्र तक है। नासा छिद्र से ये नासा गुहा, नासा मार्ग, ठीक है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, अधोग्रसनी, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, स्वर यंत्र। तो हमारे जो नाक की संरचना है उसमें बाहर की तरफ जो है 2 नासा छिद्र होते हैं। ये दोनों नासा छिद्र अलग अलग जो है नोजल सेप्टम के द्वारा अलग अलग हैं, विभाजित हैं। 2 नासा गुहा, नासा मार्ग बनती है और यहाँ पर आकर के कंबाइंड हो जाती है नासा ग्रसनी में। क्लियर है? नासा मार्ग जो होता है यहाँ पर हमारे श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्त्रावन करती है, श्लेष्मा का स्त्रावन करती है, यानी कि वायु के साथ में आए हुए धूल के कण और परागकणों को वो रोक देती है, यानी शुद्ध वायु को छानने का, यानी कि वायु को छानने का काम करती है ताकि शुद्ध वायु अंदर जाए। क्लियर है? इसके अलावा हमारे इस नासा मार्ग में छोटे छोटे बाल होते हैं जिसको हम पक्षमाभ कहते हैं, रोमयुक्त संरचना होती है, ठीक है, और ये झाड़ने का काम करते हैं। दोनों नासा मार्ग जिसमें खुलते हैं उसको हम नासा ग्रसनी कहते हैं। नासा ग्रसनी जुड़ी हुई होती है मुख ग्रसनी से, अधोग्रसनी आगे से ये जुड़ी हुई होती है। तो ये ग्रसनी के भाग हैं, ये हमने पाचन के अंदर पढ़ रखे हैं। अधोग्रसनी से जुड़ी हुई जो है 2 छिद्र होते हैं। पहला छिद्र ग्लोटिस कहलाता है, इसके ऊपर एपिग्लोटिस होता है, इसको हम फ्लैप कहते हैं, पल्ला होता है ये, और ये पाचन क्रिया के दौरान निगलने के दौरान ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस को ढक देता है। क्लियर है?
और भोजन के जो कण हैं वो ग्लोटिस के अंदर आ नहीं पाते हैं। आगे जो ग्लोटिस से जुड़ी हुई संरचना होती है ये वॉइस बॉक्स होता है, स्वर यंत्र होता है, इसमें 9 उपास्थियाँ होती है। जब वायु इसमें आगे गति करती है तो ये कंपन करता है, जिससे हमारे आवाज़ विभिन्न प्रकार की हम ध्वनियाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये ऊपरी श्वसन तंत्र में है, ठीक है। निचले श्वसन तंत्र के अंदर इससे जुड़ा हुआ भाग श्वास नली है, यानी कि अब जो है वक्ष गुहा स्टार्ट हो गया अपना, ठीक है। गर्दन से वक्ष गुहा तक ये जो पूरा भाग होगा श्वास नली जो जुड़ी हुई होती है प्राथमिक श्वसनी से, प्राथमिक श्वसनी विभाजित होती है द्वितीयक श्वसनी में, ठीक है। ये विभाजित होती है तृतीय श्वसनी में, तृतीय श्वसनी विभाजित होती है कई सारी श्वसनिकाओं में। श्वसनिका आगे खुलती है कुपिका नलिका में, ठीक है। ये आगे जुड़ी हुई होती है एट्रियम में, एट्रियम से जुड़े होते हैं वायुकोश और प्रत्येक वायुकोश से जो लगे हुए होते हैं वायु कुपिकाएँ होती है, ठीक है, जिनकी संख्या 2 से 10 होती है। तो इस प्रकार की ये यहाँ से जो है प्राथमिक श्वसनी से लेकर वायु कुपिका ये पूरा का पूरा जो भाग होता है ये प्रत्येक फेफड़े के अंदर पाया जाता है। श्वास नली से लेकर के वायु कुपिका तक ये जो क्रमबद्ध मैंने आपको नाम बताए हैं ये आते हैं सारे निचले श्वसन तंत्र में, ठीक है। श्वसन मांसपेशियां, इस नामांकित चित्र के अंदर जो है 2 मांसपेशियां हैं, डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियां। ये दोनों मांसपेशियां श्वसन मांसपेशियां बनाती हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया, यहाँ तक मैं आपको वर्णन बता चुका हूँ। अगला देखो निचला श्वसन तंत्र का भाग श्वास नली, ठीक है। श्वास नली ये जो है हमारे गले से लेकर के वक्ष गुहा तक जाती है। क्लियर है? ये हमारे जो पीछे कशेरुकाएं होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो उसमें कशेरुकाएं वक्षीय कशेरुका पांचवी वक्षीय कशेरुका तक, रीढ़ की हड्डी के अंदर ग्रीवा कशेरुका के बाद में वक्षीय कशेरुका होती है, ठीक है, जिनकी संख्या 12 होती है, जिसमें 5वें कशेरुका तक ये श्वास नली जाती है। यानी कि इसकी जो कुल लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर होती है। और इसमें आप देखोगे तो इसमें उपास्थि के अधूरे छल्ले होते हैं, अधूरे छल्ले इस प्रकार से सी आकार के उपास्थि के अधूरे छल्ले होते हैं 8 से 10। सी आकार के उपास्थि के छल्ले, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि ट्रेकिया श्वास नली के अंदर जो है सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। जब हम श्वसन क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वायु नहीं होने की वजह से ये पिचकने से बचाते हैं, श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं। क्लियर है? और इसमें भी जो है श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है। श्लेष्म ग्रंथियाँ आपको पता है, श्लेष्म ग्रंथियों का स्त्रावन कौन करता है? मैंने आपको पाचन के अंदर बताया था, कलश ग्रंथियाँ, जो कलश सेल होती है, गोबलेट सेल, वही श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। तो नासा मार्ग में भी गोबलेट सेल्स पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्त्रावन करेगी और ये वायु को शुद्ध करने का, छानने का काम करती है। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कण है ऐसा जो हमारे लिए बुरा प्रभाव डाल सकता है तो उसको वहीं रोक देते हैं और हम उसको वापस मुंह की तरफ खींच सकते हैं। तो श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है, ये काम सेम है इन दोनों का, ठीक है। उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। आगे ये श्वास नली जाती है वक्ष गुहा में, 5वें कशेरुका तक जाने के बाद में 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, 2 भागों में विभाजित, 2 भागों में विभाजित। और जैसे ये 2 भागों में विभाजित होगी तो फेफड़े की संरचना आ जाएगी। फेफड़े के अंदर ये क्रमबद्ध अंग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जब ये विभाजन होता रहता है
तो हमें यह श्वसनीय वृक्ष जैसी संरचना दिखाई देती है। प्रत्येक फेफड़े के अंदर श्वसनीय वृक्ष की जैसी संरचना दिखाई देती है। तो ये मिलकर के श्वसनीय वृक्ष बनाते हैं। फेफड़े जो हैं वक्ष गुहा के अंदर पसलियों से, प्लूरल झिल्लियों से घिरे हुए होते हैं। क्लियर है? फेफड़े दो होते हैं, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। ठीक है? बायां फेफड़ा दो पाली का होता है। मैंने आपको यहाँ पर ये देखो ये पट बताया, इसमें देखो ये पट बताया। तो इसमें दो भाग होते हैं, इसमें दो पट होते हैं, दो पालियां, सॉरी। और ये होता है तीन पालियों का बना हुआ। देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया, ये श्वसन के चित्र में देखो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर बेंड किया है, बाएं फेफड़े को। ठीक है? और इसको नहीं किया, इसका मतलब है चौड़ा ज़्यादा होता है, चौड़ा अधिक, लंबाई में कम। हृदय की वजह से ये कैसा होता है, चौड़ा कम होता है जबकि लंबाई में अधिक होता है। प्रत्येक फेफड़े की स्थिति बता रहा हूँ मैं, संरचना किस प्रकार से बना होता है। ठीक है? प्रत्येक फेफड़ा जो होता है हमारे 450 ग्राम का होता है। यह स्पंजी उत्तकों का बना होता है, स्पंजी उत्तकों का बना होता है प्रत्येक फेफड़ा, जिसे हम लंग्स कहते हैं। ठीक है? इसमें पेशियां नहीं होती है, ध्यान रखेंगे, पेशियां अनुपस्थित। फेफड़े को बनाने के लिए पेशियां नहीं होती है, स्पंजी उत्तक होता है। ठीक है? गुलाबी रंग के होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के दो फेफड़े स्पंजी उत्तकों के बने हुए, पेशियां नहीं पाई जाती है। प्रत्येक फेफड़ा 450 ग्राम का होता है। ठीक है? वक्ष गुहा में पाया जाता है। दो फेफड़े होते हैं, बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। बाएं फेफड़े में दो पालियां होती है, दाएं में तीन पालियां होती है। बाएं फेफड़ा चौड़ाई में कम, लंबाई में अधिक होता है। जब हृदय की उपस्थिति की वजह से बीच में हृदय पाया जाता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो दोनों तरफ की पसलियों को आगे से जोड़ने के लिए हमारे यहाँ पर जो उरोस्थि पाई जाती है, स्टर्नम, उसके पीछे हृदय होता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको फेफड़े की संरचना बताई, फेफड़े के बारे में बताया। ठीक है? और यही जो उपास्थि के छल्ले होते हैं ये आपको श्वसनी में भी मिलेंगे। प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, जो श्वास नली का आगे विभाजन होता है ना, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, उसमें भी ये छल्ले पाए जाते हैं, आगे फिर नहीं होते हैं इनमें। ठीक है? तो जिस प्रकार से हम एक वृक्ष को देखते हैं, एक तना होता है, उससे फिर शाखाएं, फिर और शाखाएं, टहनियाँ, फिर पत्तियां होती है, इस प्रकार से ये श्वसनीय वृक्ष बनाता है। और अंतिम भाग जो है वायु कुप्पिका में खुलता है। वायु कुप्पिका की संख्या 2 से 10 होती है, प्रत्येक वायु कोश से जुड़ी हुई। ठीक है? और दोनों फेफड़ों के अंदर मिलाकर के वायु कुप्पिका की संख्या होती है 60 करोड़। 60 करोड़ वायु कुप्पिकाएं दोनों फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। और यही वो स्थान है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। गैसों का विनिमय स्थल कौन सा है हमारे श्वसन तंत्र में? तो आप कहोगे वायु कुप्पिकाएं। ये वायु कुप्पिकाएं शल्की उपकला की होती है, शल्की उपकला की, बहुत पतली एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है? जिसमें फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिराएं जिससे जुड़ी हुई होती है और ये जाल बनाती है। ठीक है? श्वास नली में मैं आपको बताऊं तो इसकी जो एपिथेलियम होती है ये होती है कूट स्तरित रोमाबी उपकला। कूट स्तरित रोमाबी उपकला होती है। ठीक है? गॉबलेट सेल्स पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्त्रावन करती है, धूल के कणों को रोकने का काम करती है, शुद्ध वायु को आगे भेजने का, फेफड़ों के अंदर भेजने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये जो पार्ट है ये निचला श्वसन तंत्र का हमने 1 बाय 1 पढ़ा, देखा। आगे है श्वसन
मांसपेशियाँ। श्वसन मांसपेशियाँ दो प्रकार की होती है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियाँ। डायफ्राम ये कैसा होता है? डायफ्राम कैसा होता है? चौड़ा मोटा पेशीय, ठीक है। दोनों फेफड़े इस पर टिके हुए होते हैं। फेफड़ों के नीचे यह आधार बेस बनाता है, जिसके संकुचन व शीतलन की वजह से जो है ये जो वक्ष गुहा है इसका आयतन घटता बढ़ता है। क्लियर है? और इस वक्ष गुहा के आयतन के घटने बढ़ने से ही फेफड़ों को फूलने व सिकुड़ने में मदद मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ये हम क्रियाविधि के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह की जो है ये जो क्रियाविधि है इसके अंदर मदद करने के लिए सेकंड जो श्वसन मांसपेशियाँ हैं, इंटरकोस्टल पेशियाँ मैंने आपको बताई थी। प्रत्येक दो लगातार पसलियों के बीच के अंदर बाह्य इंटरकोस्टल पेशी और अंतर इंटरकोस्टल पेशियाँ पाई जाती है, कैचीनुमा होती है। इनमें भी संकुचन व शीतलन की वजह से वक्ष गुहा का आयतन फैलता है, सिकुड़ता है, यानी कि पसलियों को गति मिलती है। पसलियाँ क्या है? अस्थि की बनी हुई होती है। अस्थियों को गति हम किस प्रकार छोटी क्लासों में, ठीक है, कि पेशियों व मांसपेशियों के द्वारा ही अस्थि को गति मिलती है। जैसे हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारे जो वक्ष गुहा का फैलना सिकुड़ना है, तो वो इंटरकोस्टल पेशियों व डायफ्राम के संकुचन व शीतलन की वजह से ही इन वक्ष गुहा के आयतन के अंदर कमी व वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमने मानव श्वसन तंत्र के जो ये तीन भाग हैं इनको 1 बाय 1 हमने देखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।